कभी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो भले ही ऊंचे पद पे ना हों, लेकिन अपनी मुस्कान, अपनापन और जिम्मेदारी से हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानी कज़ाकी एक ऐसी ही यादगार शख्सियत की कहानी है जिसे एक अरसे बाद भी एक बच्चे ने अपनी स्मृतियों में अमर बना के रखा है। तो आइए सुनते हैं कहानी को। कहानी का नाम कज़ाकी, लेखक मुंशी प्रेमचंद। मेरी बाल स्मृतियों में कज़ाकी एक नाम मिटने वाला व्यक्ति है। आज 40 साल गुजर गए। कज़ाकी की एक मूर्ति अभी भी आंखों के सामने नाच रही है। मैं उन दिनों अपने पिता के साथ आजमगढ़ की एक तहसील में था। कज़ाकी जाति का पासी था, बड़ा ही हंसमुख, बड़ा ही साहसी, बड़ा ही जिंदा दिल। वह रोज़ शाम को डाक का एक थैला लेकर आता, रात भर रहता और सवेरे डाक लेकर चला जाता। शाम को फिर उधर से डाक लेकर आता था। मैं दिन भर उद्विग्न दशा में उसकी राह देखता। ज्यों ही 4 बजते व्याकुल होकर सड़क पर आकर खड़ा हो जाता और थोड़ी देर में कज़ाकी कंधों पे बल्लम रखे उसकी झुनझुनी बजाता दूर से दौड़ता हुआ आता दिखलाई देता। वह सांवले रंग का गठीला लंबा जवान था, शरीर सांचे में ऐसा ढला हुआ कि चतुर मूर्तिकार भी उसमें कोई दोष नहीं निकाल सकता। उसकी छोटी छोटी मूछें उसके सुडौल चेहरे पे बहुत अच्छी मालूम होती थी। मुझे देखकर वो और तेज़ दौड़ने लगता, उसकी झुनझुनी और तेज़ी से बजने लगती और मेरे हृदय में और जोर की खुशी की धड़कन होने लगती। हर्ष तिरेक मैं भी दौड़ पड़ता और एक क्षण में कज़ाकी का कंधा मेरा सिंहासन बन जाता। वह स्थान मेरी अभिलाषाओं का स्वर्ग था। स्वर्ग के निवासियों को भी यह आंदोलित आनंद न मिलता होगा जो मुझे कज़ाकी के विशाल कंधों पे मिलता था। संसार मेरी आंखों में तुच्छ हो जाता और जब कज़ाकी मुझे कंधे पर लिए हुए दौड़ता तब ऐसा मालूम होता मानो मैं हवा के घोड़े पर उड़ा जा रहा हूँ। कज़ाकी डाकखाने में पहुँचता तो पसीने से तर रहता, लेकिन आराम करने की आदत न थी। थैला रखते ही वो हम लोगों को लेकर मैदान में निकल जाता। कभी हमारे साथ खेलता, कभी हमें बिरहे गाकर सुनाता और कभी कभी कहानियाँ भी। उसे चोरी, डाके, मारपीट, भूत प्रेत की सैकड़ों कहानियाँ याद थी। मैं ये कहानियाँ सुनकर विस्मयपूर्ण आनंद में मग्न हो जाता। उसकी कहानियों के चोर और डाकू सच्चे योद्धा होते थे जो अमीरों को लूटकर दीन दुखियों का पालन करते थे। मुझे उन पर घृणा के बदले श्रद्धा होती थी। एक दिन कज़ाकी को डाक का थैला लाने में देर हो गई। सूर्यास्त हो गया था और वह दिखलाई न दिया। मैं खोया हुआ सा सड़क पर दूर तक आंखें फाड़ फाड़ कर देखता था, पर वह परिचित रेखा न दिखलाई पड़ती थी। कान लगाकर सुनता था, झुनझुन की वह आमोदमय ध्वनि भी नहीं सुनाई देती। प्रकाश के साथ मेरी आशा भी मलिन होती जा रही थी। उधर से किसी को आते हुए देखता तो पूछता, कज़ाकी आता है? पर कोई सुनता ही न था या केवल सिर हिला देता। सहसा झुनझुन की आवाज़ कानों में आई। मुझे अंधेरे में चारों ओर भूत ही दिखलाई देते थे। यहाँ तक कि माताजी के कमरे में ताक पे रखी हुई मिठाई भी अंधेरा हो जाने के बाद मेरे लिए त्याज्य हो जाती थी। लेकिन वह आवाज़ सुनते ही मैं उसकी तरफ दौड़ा। हाँ, वह कज़ाकी ही था। उसे देखते ही मेरी विकलता क्रोध में बदल गई। मैं उसे मारने लगा, फिर रूठकर अलग खड़ा हो गया। कज़ाकी ने हंसकर कहा, मारोगे तो मैं एक चीज़ लाया हूँ, वह न दूंगा। मैंने साहस करके कहा, जाओ मत देना, मैं नहीं लूँगा। कज़ाकी, अभी दिखा दूँ तो दौड़कर गोद में उठा लोगे? मैंने पिघल कर कहा, अच्छा दिखाओ। कज़ाकी, तो आकर मेरे कंधे पे बैठ जाओ। आज बहुत देर हो गई है, बाबूजी बिगड़ रहे होंगे। मैंने अकड़ कर कहा, पहले दिखा। मेरी विजय हुई। अगर कज़ाकी को देर का डर न होता तो वह 1 मिनट और रुक सकता था, तो शायद पासा पलट जाता। उसने कोई चीज़ दिखलाई जिसे वह छाती से चिपटाए हुए था। लंबा मुंह था और 2 आंखें चमक रही थी। मैंने उसे दौड़कर कज़ाकी की गोद से ले लिया। यह हिरन का बच्चा था। आह, मेरी उस खुशी का कौन अनुमान करेगा। जब से कठिन परीक्षाएं पास की, अच्छा पद भी पाया, राय बहादुर भी हुआ, पर वह खुशी फिर न हासिल हुई। मैं उसे गोद में लिए उसके कोमल स्पर्श का आनंद उठाता घर की ओर दौड़ा। कज़ाकी को आने में इतनी देर क्यों हुई इसका ख्याल ही न रहा। मैंने पूछा, यह कहाँ मिला कज़ाकी? कज़ाकी, भैया, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा जंगल है, उसमें बहुत से हिरन हैं। मेरा बहुत जी चाहता था कि कोई बच्चा मिल जाए तो तुम्हें दूँ। आज यह बच्चा हिरनों के झुंड के साथ दिखलाई दिया।
मैं झुंड की ओर दौड़ा तो सब भागे, यह बच्चा भी भागा, लेकिन मैं पीछा न छोड़ा और हिरन तो बहुत दूर निकल गए, यही पीछे रह गया। मैंने इसे पकड़ लिया, इसी से इतनी देर हुई। ये बातें करते हम दोनों डाक खाने पहुँचे। बाबूजी ने मुझे न देखा, हिरन के बच्चे को भी न देखा। कज़ाकी पर ही उनकी निगाह पड़ी। बिगड़ कर बोले, आज इतनी देर कहाँ लगाई? अब थैला लेकर आया है, उसे क्या करूं? डाक तो चली गई, बता तूने इतनी देर कहाँ लगाई? कज़ाकी के मुंह से आवाज़ न निकली। बाबूजी ने कहा, तुझे शायद अब नौकरी नहीं करनी है, नीच है ना, पेट भरा तो मोटा हो गया, जब भूखे मरने लगेगा तब आंखें खुलेंगी। कज़ाकी चुपचाप खड़ा रहा। बाबूजी का क्रोध और बढ़ा। बोले, अच्छा थैला रख दे और अपने घर की राह ले। सूअर, अब डाक लेके आया है, तेरा क्या बिगड़ेगा, जहाँ चाहेगा मजूरी कर लेगा, माथे तो मेरी जाएगी, जवाब तो मुझसे तलब होगा। कज़ाकी ने रुआसे होकर कहा, सरकार अब देर ना होगी। बाबूजी, आज क्यों देर की, इसका जवाब दे। कज़ाकी के पास इसका कोई जवाब न था। आश्चर्य तो यह था कि मेरी भी ज़बान बंद थी। बाबूजी बड़े गुस्सेवर थे, उन्हें काम करना पड़ता था, इसीलिए बात बात पे जुझला पड़ते थे। मैं तो उनके सामने कभी जाता ही न था, वह भी मुझे कभी प्यार न करते थे। घर में केवल 2 बार 1-1 घंटे के लिए भोजन करने आते, बाकी सारे समय दफ्तर में लिखा करते थे। उन्होंने बार बार सहकारी के लिए अफसरों से विनय की थी, पर इसका कुछ असर न हुआ। यहाँ तक कि तातिल के दिन भी बाबू दफ्तर में ही रहते थे, केवल माताजी उनका क्रोध शांत करना जानती थी, पर वह दफ्तर में कैसे आती। बेचारा कज़ाकी, उसी वक्त मेरे देखते ही देखते निकाल दिया गया। उसका बल्लम, चपरास और साफा छीन लिया और डाक खाने से निकल जाने की नादीरी हुक्म सुना दी। ओह, उस वक्त मेरा जी ऐसा चाहता था कि मेरे पास सोने की लंका होती तो कज़ाकी को दे देता और बाबूजी को दिखा देता कि आपके निकाल देने से कज़ाकी का बाल भी बाका नहीं हो सकता। किसी योद्धा को अपनी तलवार पे जितना घमंड होता, उतना ही घमंड कज़ाकी को अपने चपरास पे था। जब वह चपरास खोलने लगा तो उसके हाथ काँप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। और इस सारे उपद्रव की जड़ थी यह कोमल वस्तु, जो मेरी गोद में मुंह छिपाए ऐसे चैन से बैठी हुई थी मानो माता की गोद में हो। जब कज़ाकी चला तो मैं धीरे से उसके पीछे पीछे चला। मेरे घर के द्वार पे आके कज़ाकी ने कहा, भैया अब घर जाओ, साँझ हो गई है। मैं चुपचाप खड़ा अपने आंसुओं के वेग को सारी शक्ति से दबा रहा था। कज़ाकी फिर बोला, भैया मैं कहीं बाहर थोड़ी चला जा रहा हूँ, फिर आऊँगा और तुम्हें कंधे पर बैठाकर कुदाऊँगा। बाबूजी ने नौकरी ले ली है तो क्या इतना भी ना होने देंगे? तुमको छोड़कर मैं कहीं ना जाऊँगा। भैया जाकर अम्मा से कह दो कज़ाकी जाता है, उसका कहा सुना माफ़ कर दें। मैं दौड़ा हुआ घर गया, लेकिन अम्मा जी को कुछ कहने के बदले बिलक बिलक कर रोने लगा। अम्मा जी रसोई के बाहर निकलकर पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, किसने मारा? बाबूजी ने कुछ कहा? अच्छा रह जाओ, आज घर आते हैं तो पूछती हूँ, जब देखो मेरे लड़के को मारा करते हैं। चुप रहो बेटा, अब तुम उनके पास कभी मत जाना। मैंने बड़ी मुश्किल से आवाज़ संभाल कर कहा, कज़ाकी। अम्मा ने समझा कज़ाकी ने मारा है। बोली, अच्छा आने दो कज़ाकी को, देखो खड़े खड़े निकलवा देती हूँ। हरकारा होके मेरे राजा बेटा को मारे, आज तो सफ़ा बल्लम सब छिनवाए लेती हूँ। वाह, मैंने जल्दी से कहा, नहीं कज़ाकी ने नहीं मारा, बाबूजी ने उसे निकाल दिया, उसका साफा बल्लम छीन लिया, चपरास भी ले ली। अम्मा, यह तुम्हारे बाबूजी ने बहुत बुरा किया, वह बेचारा अपने काम में इतना चौकस रहता है, फिर क्यों निकाला? मैंने कहा, आज उसे देर हो गई थी। यह कहकर मैंने हिरन के बच्चे को गोद से उतार दिया। घर में उसे भाग जाने का भय न था। अब तक अम्मा जी का निगाह उस पर ना पड़ी थी। उसे फुदकते देखकर वह सहसा चौंक पड़ी और लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया कि कहीं यह भयंकर जीव मुझे काट न खाए। मैं कहाँ तो फूट फूट कर रो रहा था और कहाँ अम्मा जी की घबराहट देखकर खिलखिला के हंस पड़ा। अम्मा, अरे यह तो हिरन का बच्चा है, कहाँ मिला? मैंने हिरन के बच्चे का सारा इतिहास और उसका भीषण परिणाम आदि से अंत तक कह सुनाया। अम्मा, यह इतना तेज़ भागता है कि दूसरा कोई होता तो पकड़ ही नहीं सकता।
सन सन हवा की तरह उड़ता चला जाता है। कजाकी 5-6 घंटे तक इसके पीछे दौड़ता रहा, तब जाके कहीं बच्चा मिला। अम्मा जी, कजाकी की तरह कोई और दुनिया में नहीं दौड़ सकता। इसी से तो देर हो गई, इसलिए बाबूजी ने बेचारे को निकाल दिया। चपरास, साफा, बल्लम सब छीन लिया। अब बेचारा क्या करेगा, भूखों मर जाएगा। अम्मा ने पूछा, कहाँ है कजाकी, जरा उसे बुला लाओ। मैंने कहा, बाहर तो खड़ा है, कहता था अम्मा जी से मेरा कहा सुना माफ़ करवा देना। अब तक अम्मा जी मेरे वृतांत को दिल लगी समझ रही थी। शायद यह समझ रही थी कि बाबूजी ने कजाकी को डांटा होगा, लेकिन मेरा अंतिम वाक्य सुनकर संशय हुआ कि सचमुच तो कजाकी बर्खास्त नहीं कर दिया गया। बाहर आकर कजाकी कजाकी बुलाने लगे, पर कजाकी का पता न था। मैंने बार बार पुकारा, लेकिन कजाकी वहाँ न था। खाना तो मैंने खा लिया। बच्चे शौक में खाना नहीं छोड़ते, खासकर जब सामने रबड़ी भी हो। मगर बड़ी रात तक पड़े पड़े सोचता रहा। मेरे पास रुपए होते तो 1 लाख रुपए कजाकी को दे देता और कहता, बाबूजी से कभी मत बोलना, बेचारा भूखों मर जाएगा। देखूं कल आता है कि नहीं। अब क्या करेगा आकर, मगर आने को तो कह गया है। मैं कल उसे अपने साथ खाना खिलाऊंगा। यही हवाई किले बनाते बनाते मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन मैं दिन भर अपने हिरन के बच्चे की सेवा सत्कार में व्यस्त रहा। पहले उसका नामकरण संस्कार हुआ, मुन्नू नाम रखा गया। फिर मैंने उसे अपने हमजोलियों और सहपाठियों से परिचय कराया। दिन भर में वह मुझसे इतना हिल मिल गया कि मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगा। इतनी ही देर में मैंने उसे अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान दे दिया। अपने भविष्य में बनने वाली विशाल भवन में उसके लिए एक अलग कमरा बनाने का निश्चय कर लिया। चरपाई, सैर करने की फिटन आदि का भी आयोजन कर ली। लेकिन संध्या होते ही मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर सड़क पर जाकर खड़ा हुआ और कजाकी की बाट जोहने लगा। जानता था कि कजाकी निकाल दिया गया है, अब उसे यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी न जाने क्यों मुझे यह आशा हो रही थी कि वह आ रहा है। एकाएक मुझे ख्याल आया कि कजाकी भूखों मर रहा होगा। मैं तुरंत घर आया। अम्मा दिया बत्ती कर रही थी। मैंने चुपके से एक कटोरी में आटा निकाला, आटा हाथों में लपेटे टोकरी से गिरते गिराते आटे की एक लकीर बनाता हुआ भागा। जाकर अभी सड़क पर खड़ा ही हुआ था कि कजाकी सामने से आता दिखलाई दिया। उसके पास बल्लम न थे, कमर में चपरास भी न थे, सिर पर साफा बंधा हुआ था। बल्लम में डाक का थैला भी बंधा हुआ था। मैं दौड़ के उसकी कमर से चिमट गया और विस्मित होकर बोला, तुम्हें चपरास और बल्लम कहाँ से मिल गया कजाकी? कजाकी ने मुझे उठाकर कंधों में बैठाते हुए कहा, यह चपरास किस काम की है भैया? वह तो गुलामी की चपरास थी, यह पुरानी खुशी की चपरास है। पहले सरकार का नौकर था, अब तुम्हारा नौकर हूँ। यह कहते कहते उसकी निगाह टोकरी पर पड़ी जो वहीं रखी थी। बोला, यह आटा कैसा है भैया? मैंने सकुचाते हुए कहा, तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम भूखे होगे, आज क्या खाया होगा? कजाकी के आंखों में तो मैं ना देख सका, उसके कंधे पे बैठा हुआ था। हाँ, उसकी आवाज़ से मालूम हुआ कि उसका गला भर आया है। बोला, भैया क्या रूखी ही रोटियां खाऊंगा? दाल, नमक, घी और भी तो कुछ लाते। मैं अपनी भूल पर बड़ा लज्जित हुआ। सच तो है, बेचारा रूखी रोटी कैसे खाएगा, लेकिन नमक, दाल, घी कैसे लाऊं? अब तो अम्मा चौके में होगी। आटा लेकर तो किसी तरह भागा था, अब ये 3 चीज़ें कैसे लाऊंगा? अम्मा से मांगूंगा तो कभी ना देगी, एक एक पैसे के लिए तो घंटों रुलाती है, इतनी सारी चीज़ें क्यों देने लगेगी? एकाएक मुझे एक बात याद आई। मैंने अपनी किताबों के बस्ते में कई आने पैसे रख छोड़े थे। मुझे पैसा जमा करने में बड़ा आनंद आता था। मालूम नहीं अब वह आदत क्यों बदल गई। अब भी वही हालात होती तो शायद इतना फाके मस्त न रहता। बाबूजी मुझे प्यार तो नहीं करते थे, पर पैसे खूब देते थे। शायद अपने काम में व्यस्त रहने के कारण मुझसे अपना पिंड छुड़ाने के लिए इसी नुस्खे को सबसे आसान समझते थे। इनकार करने में मेरे रोने और मचलने का भय था। इस बाधा को वो पूरी तरह से टाल देते। अम्मा जी का स्वभाव इससे ठीक प्रतिकूल था। उन्हें मेरे रोने और मचलने से किसी काम में बाधा पड़ने का भय न था। आदमी लेटे लेटे दिन भर रोना सुन सकता है, हिसाब लगाते हुए जोर की आवाज़ से ध्यान बटा जाता है। अम्मा मुझे प्यार करती तो बहुत करती, पर पैसे का नाम सुनते ही उसकी त्योरियां बदल जाती। मेरे पास किताबें न थीं,
हाँ, एक बस्ता था जिसमें डाकखाने के 1-2 फॉर्म तय करके पुस्तक के रूप में रखे हुए थे। मैंने सोचा दाल, नमक, घी के लिए उसमें उतने पैसे काफ़ी न होंगे। मेरी तो मुट्ठी में नहीं आते। यह निश्चिंत करने के लिए कहा, अच्छा मुझे उतार दो, मैं कल दाल, नमक ला कर दूँगा, मगर रोज़ आया करोगे ना? कज़ाकी, भैया खाने को दोगे तो मैं क्यों ना आऊँगा? मैंने कहा, मैं रोज़ खाने को दूँगा। कज़ाकी बोला, तो मैं रोज़ आऊँगा। मैं नीचे उतरा और दौड़कर सारी पूंजी उठा लाया। कज़ाकी को रोज़ बुलाने के लिए उस वक्त मेरे पास कोहिनूर हीरा भी होता तो मैं उसे भेंट करने के लिए तैयार था। कज़ाकी ने विस्मित होकर पूछा, ये पैसे कहाँ पाए भैया? मैंने गर्व से कहा, मेरे ही तो हैं। कज़ाकी, तुम्हारी अम्मा जी तुमको मारेगी, कहेगी कज़ाकी ने फुसलाकर मंगवा लिए होंगे। भैया इन पैसों की मिठाई ले लेना और मटके में रख देना। मैं भूखों नहीं मरता, मेरे 2 हाथ हैं, मैं भला भूखों कैसे मर सकता हूँ? मैंने बहुत कुछ कहा कि मेरे पैसे हैं, लेकिन कज़ाकी ने ना लिए। उसने बड़ी देर तक इधर उधर की सैर कराई, गीत सुनाया और मुझे घर पहुँचाकर चला गया। मेरे द्वार पर आटे की टोकरी रख दी। मैंने घर में कदम रखा ही था कि अम्मा ने डांट कर कहा, क्यों रे चोर, तू आटा कहाँ ले गया था? अब चोरी करना सीखता है? बता किसको आटा दिया, नहीं तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी। मेरी नानी मर गई। अम्मा क्रोध में सिंघनी हो जाती थी। सिट पिट गुम हो गई। किसी को तो नहीं दिया? अम्मा, तूने आटा नहीं निकाला? देख कितना आटा सारे आंगन में बिखरा पड़ा है। मैं चुप खड़ा था। वह कितना ही धमकाती थी, चुमकारती थी, पर मैंने अपनी ज़बान न खोली। आने वाली विपत्ति के भय से प्राण सूख रहे थे। यहाँ तक कि यह भी कहने की हिम्मत न पड़ती थी कि बिगड़ती क्यों, आटा तो द्वार पे रखा हुआ है और न उठाकर लाते ही बनता था। मानो क्रिया शक्ति ही लुप्त हो गई है, मानो पैरों में हिलने का समर्थ ही न हो। सहसा कज़ाकी ने पुकारा, बहू जी आटा द्वार पर रखा हुआ है, भैया मुझे देने के लिए लाए थे। यह सुनते ही अम्मा द्वार की ओर चली। कज़ाकी से वह पर्दा न करती थी। उन्होंने कज़ाकी से कोई बात की या नहीं यह मैं नहीं जानता, लेकिन अम्मा जी खाली टोकरी लिए हुए घर में आई। फिर कोठरी में जाकर संदूक में से कुछ निकाला और द्वार की ओर गई। मैंने देखा कि उनकी मुट्ठी बंद थी। अब मुझे वहाँ खड़ा न रहा गया। अम्मा जी के पीछे पीछे मैं भी गया। अम्मा ने द्वार पर कई बार पुकारा, मगर कज़ाकी चला गया था। मैं बड़ी ही अधीरता से कहा, मैं जाकर खोज के लाऊं अम्मा? अम्मा जी ने किवाड़े बंद करते हुए कहा, तुम अंधेरे में कहाँ जाओगे? अभी तो यहीं खड़ा था। मैंने कहा कि यहीं रहना, मैं आती हूँ, तब तक ना जाने कहाँ खिसक गया। बड़ा संकोची है, आटा तो लेता ही न था। मैंने ज़बरदस्ती उसके अंगोछे में बांध दिया। मुझे तो बेचारे पे बड़ी दया आती है। ना जाने बेचारे के घर में कुछ खाने को है भी या नहीं। रुपए लाई थी कि दे दूँ, पर ना जाने कहाँ चला गया। ये सुन के मुझे भी साहस हुआ। मैंने अपनी चोरी की पूरी कथा कह डाली। बच्चों के साथ समझदार बच्चे बनकर माँ बाप उन पर जितना असर डाल सकते हैं, जितनी शिक्षा दे सकते हैं, उतना बूढ़े बनकर नहीं कर सकते। अम्मा जी ने कहा, तुमने मुझसे क्यों नहीं ले लिया? क्या मैं कज़ाकी को थोड़ा सा आटा न देती? मैंने इसका उत्तर न दिया। दिल में कहा, इस वक्त तुम्हें कज़ाकी पर दया आ गई है तो जो चाहे दे दो, लेकिन मैं मांगता तो मारने दौड़ती। यह सोचकर मेरा चित्त प्रसन्न हुआ कि अब कज़ाकी भूखों न मरेगा। अम्मा जी उसे रोज़ खाने को देगी और वह रोज़ मुझे कंधों पर बिठा लेगा। दूसरे दिन मैं फिर मुन्नू के साथ खेलता रहा। शाम को सड़क पर जाकर खड़ा हो गया, मगर अंधेरा हो गया था। कज़ाकी का कहीं पता नहीं। दिए जल गए, रास्ते में सन्नाटा छा गया, पर कज़ाकी ना आया। मैं रोता हुआ घर आया। अम्मा जी ने पूछा, क्यों रोते हो बेटा, क्या कज़ाकी नहीं आया? मैं और ज़ोर से रोने लगा। अम्मा जी ने मुझे छाती से लगा लिया। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि उनका भी कंठ गदगद हो गया है। उन्होंने कहा, बेटा चुप हो जाओ, मैं कल किसी हरकाहे को भेजकर कज़ाकी को बुलाऊंगी। मैं रोते रोते सो गया। सवेरे ज्यों ही आंखें खोली, मैंने अम्मा जी से कहा, कज़ाकी को बुला लो। अम्मा ने कहा, आदमी गया है बेटा, कज़ाकी आता ही होगा। खुश होकर खेलने लगा। मुझे मालूम था कि अम्मा जी जो बात कहती हैं उसे पूरा ज़रूर करती हैं। उन्होंने सवेरे ही एक हरकाहे को भेज दिया था।
10 बजे जब मैं मुन्नू को लिए घर आया तो मालूम हुआ कि कज़ाकी अपने घर पर नहीं मिला। वह रात को भी घर न गया था। उसकी स्त्री रो रही थी कि ना जाने कहाँ चले गए। उसे भय था कि कहीं भाग गए हैं। बालकों का हृदय कितना कोमल होता है, इसका अनुमान दूसरा नहीं कर सकता। उनमें अपने भाव को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होते। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं होता कि कौन सी बात उन्हें विकल कर रही है, कौन सा कांटा उनके हृदय में खटक रहा है, क्यों बार बार उन्हें रोना आता है, क्यों वो मन के मारे बैठे रहते हैं, क्यों खेलने में जी नहीं लगता। मेरी भी यही दशा थी। कभी घर में आता, कभी बाहर जाता, कभी सड़क पर जा पहुँचता। आंखें कज़ाकी को ढूंढ रही थीं। वह कहाँ चला गया है, कहीं भाग तो नहीं गया। तीसरे पहर में मैं खोया हुआ सा सड़क पर खड़ा था। सहसा मैंने कज़ाकी को एक गली में देखा। हाँ, वह कज़ाकी ही था। मैं उसकी ओर चिल्लाता हुआ दौड़ा, पर गली में उसका पता न था। ना जाने किधर गायब हो गया। मैंने गली के इस सिरे से उस सिरे तक देखा, मगर कहीं कज़ाकी का गंधा तक न मिला। घर जाकर मैंने अम्मा जी से यह बात कही। मुझे ऐसा जान पड़ा कि वह यह बात सुनकर चिंतित हो गई। इसके बाद 2-3 दिन तक कज़ाकी दिखलाई न दिया। मैं भी अब उसे कुछ कुछ भूलने लगा। बच्चे पहले जितना प्रेम करते हैं, बाद में उतने ही निष्ठुर हो जाते हैं। जिस खिलौने पे प्राण देते हैं, उसी को 2-4 दिन बाद पटक कर फोड़ भी डालते हैं। 10-12 दिन और बीत गए। दोपहर का समय था। बाबूजी खाना खा रहे थे। मैं मुन्नू के पैरों में पैजनियाँ बांध रहा था। एक औरत घूंघट निकाले हुए आई और आंगन में खड़ी हो गई। उसके कपड़े फटे हुए और मैले थे, पर गोरी और सुंदर स्त्री थी। उसने मुझसे पूछा, भैया, बहू जी कहाँ हैं? मैं उसके पास जाकर उसका मुंह देखते हुए कहा, तुम कौन हो? क्या बेचती हो? औरत, कुछ नहीं बेचती हूँ, तुम्हारे लिए कमलगट्टे लाई हूँ। भैया, तुम्हें तो कमलगट्टे बहुत अच्छे लगते हैं ना? मैंने उसके हाथों से लटकती हुई पोटली को उत्सुक नेत्रों से देखकर पूछा, कहाँ से लाई हो, देखें? औरत, तुम्हारे हरकाहे ने भेजा है भैया। मैंने उछलकर पूछा, कज़ाकी ने? औरत ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, और पोटली खोलने लगी। इतने में अम्मा जी रसोई से निकल आईं। उसने अम्मा के पैरों को स्पर्श किया। अम्मा ने पूछा, तू कज़ाकी की घर वाली है? औरत ने सिर झुका लिया। अम्मा, आजकल कज़ाकी क्या करता है? औरत ने रोकर कहा, बहू जी, जिस दिन से आपके पास से आटा ले गए हैं, उसी दिन से बीमार पड़े हैं। बस भैया भैया करते हैं। भैया में ही उनका मन बसता है। चौक चौक कर भैया भैया कहते हुए द्वार की ओर दौड़ते हैं। ना जाने उन्हें क्या हो गया है बहू जी। एक दिन मुझसे कुछ कहा नहीं, घर से निकल गए और एक गली में छिपकर भैया को देखते रहे। जब भैया ने उन्हें देख लिया तो भागे। तुम्हारे पास आते हुए लजाते हैं। मैंने कहा, हाँ हाँ, मैंने उस दिन तुमसे कहा था ना अम्मा। अम्मा, घर में कुछ खाने पीने को है? औरत, हाँ बहू जी, तुम्हारे आशीर्वाद से खाने पीने का दुख नहीं है। आज सवेरे उठे तो तालाब की ओर चले। बहुत कहती थी मत जाओ, हवा लग जाएगी, मगर ना माने। मारे कमजोरी के पैर कांपने लगते हैं, मगर तालाब में घुस गए और कमलगट्टे तोड़ लाएं। तब मुझसे कहें, ले जाओ भैया को दे आओ, उन्हें कमलगट्टे बहुत अच्छे लगते हैं। कुशल क्षेम भी पूछती आना। मैंने पोटली से कमलगट्टे निकाल लिए थे और मज़े से चख रहा था। अम्मा ने बहुत आंखें दिखाईं, मगर यहाँ इतनी सब्र कहाँ थी। अम्मा ने कहा, कह देना सब कुछ कुशल है। मैंने कहा, यह भी कह देना कि भैया ने बुलाया है, ना जाओगे तो तुमसे कभी ना बोलेंगे। हाँ। बाबूजी खाना खा के निकल रहे थे। तौलिए से हाथ मुंह पोंछते हुए बोले, और यह भी कह देना साहब ने तुमको बहाल कर दिया है। जल्दी जाओ, नहीं तो कोई दूसरा आदमी रख लिया जाएगा। औरत ने अपना कपड़ा उठाया और चली गई। अम्मा ने बहुत पुकारा, पर वह न रुकी। शायद अम्मा जी उसे सीधा देना चाहती थी। अम्मा ने पूछा, सचमुच बहाल हो गया? बाबूजी, और क्या, झूठ बोल रहा हूँ? मैंने तो 5वें ही दिन बहाली की रिपोर्ट कर दी थी। अम्मा, यह तुमने अच्छा किया। बाबूजी, उसकी बीमारी की यही दवा है। प्रातःकाल मैं उठा तो क्या देखता हूँ, कज़ाकी लाठी टेकता हुआ चला आ रहा था। वो बहुत दुबला हो गया था, मालूम होता था बूढ़ा हो गया है। हरा भरा पेड़ सूखकर ठूठा हो गया था। मैं उसकी ओर दौड़ा और उसकी कमर से चिमट गया। कज़ाकी ने मेरे गाल चूमे और मुझे कंधे पर बिठाने का प्रयत्न करने लगा, पर मैं नहीं उठ सका।
तब वह जानवरों की भांति भूमि पर हाथों और घुटनों के बल खड़ा हो गया। मैं उसकी पीठ पर सवार होकर डाक खाने की ओर चला। मैं उस वक्त फूला न समाता था और शायद कज़ाकी मुझसे ज़्यादा खुश था। बाबूजी ने कहा, कज़ाकी तुम बहाल हो गए, अब कभी देर न करना। कज़ाकी रोता हुआ पिता के पैरों में गिर पड़ा, मगर शायद मेरे भाग्य में दोनों सुख भोगना न लिखा था। मुन्नू मिला तो कज़ाकी छूटा, कज़ाकी आया तो मुन्नू हाथ से गया, और ऐसा गया कि आज तक उसके जाने का दुख है। मुन्नू मेरी ही थाली में खाता था। जब तक मैं खाने न बैठूं वह भी कुछ न खाता। उसे भात से बहुत ही रुचि थी, लेकिन जब तक खूब घी न पड़ा हो उसे संतोष न होता था। वह मेरे ही साथ सोता था और मेरे ही साथ उठता भी था। सफाई तो उसे इतना पसंद था कि मलमूत्र त्याग करने के लिए घर से बाहर मैदान में निकल जाता था। कुत्ते से उसे चिढ़ थी, कुत्ते को घर में घुसने न देता था। कुत्ते को देखते ही थाली से उठ जाता और उसे दौड़कर घर से बाहर निकाल देता। कज़ाकी को डाक खाने में छोड़कर जब मैं खाना खाने गया तो मुन्नू भी आ बैठा। अभी 2-4 ही कौर खाए थे कि इतना बड़ा सा झबरा कुत्ता आंगन में दिखाई दिया। मुन्नू उसे देखते ही दौड़ा। दूसरे घर में जाकर कुत्ता चूहा हो जाता है। झबरा कुत्ता उसे देखकर भागा। मुन्नू को अब लौट आना चाहिए था, मगर वह कुत्ता उसके लिए यमराज का दूत था। मुन्नू को उसे घर से निकालकर भी संतोष न हुआ। वह उसे दौड़ाकर मैदान में लेके गया। मुन्नू को भी शायद ख्याल न रहा कि यहाँ मेरी अमलदारी नहीं है। वह उस क्षेत्र में जा पहुँचा जहाँ झबरे का भी उतना ही अधिकार था जितना मुन्नू का। मुन्नू कुत्ते को भगाते भगाते कदाचित अपने बाहुबल पे घमंड करने लगा था। वह यह न समझता था कि घर में उसकी पीठ पर घर के स्वामी का भय काम किया करता है। झबरे ने इस मैदान में आते ही उलटकर मुन्नू की गर्दन दबा दी। बेचारे मुन्नू के मुंह से आवाज़ तक न निकली। जब पड़ोसियों ने शोर मचाया तो मैं दौड़ा। देखा तो मुन्नू मरा पड़ा था और झबरे का कहीं पता नहीं। कहानी यही समाप्त होती है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।